प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल स्कूल ऑफ साइंस मेरठ में। चलिए हम बात कर रहे थे प्रकाश की, और प्रकाश के अंदर मैंने पिछली वीडियो के अंदर आपको प्रकाश का अपवर्तन बता दिया था कि प्रकाश का अपवर्तन सिंपल एक डेफिनेशन थी, एक घटना का नाम था। और सिंपल सी एक बात ये थी कि जब भी प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करेगी तो हमेशा ही अपने मार्ग से विचलित होगी, और विचलित होने की इस घटना को ही क्या कहते हैं? प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। लेकिन ध्यान से सुनना, अपवर्तन की कंडीशन मैंने दो तरीके से बताई थी कि या तो अपवर्तित होने के कारण वो अपने अभिलंब की ओर झुकेगी या फिर अपने अभिलंब से दूर हट जाएगी। लेकिन कब अभिलंब की ओर झुकेगी, मैंने इसके अंदर आपको यह भी बताया था कि जब भी प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जा रही होगी, प्रवेश कर रही होगी, तो हमेशा ही अपने अभिलंब की ओर झुकेगी। जबकि दूसरा इसका उल्टा यह था कि जब भी प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करेगी तो वह हमेशा ही अपने अभिलंब से दूर हट जाएगी। ठीक है, विचलित दो तरीके से हो सकती है, या तो अपने अभिलंब की ओर झुक जाएगी या फिर अपने अभिलंब से दूर हट जाएगी। ठीक है, ध्यान से सुनना। अब बात करेंगे यहां पे कि प्रकाश के जो अपवर्तन के नियम हैं वो क्या होते हैं। जैसे पिछले वाले सेक्शन के अंदर हमने बात करी थी प्रकाश के परावर्तन की, और मैंने परावर्तन में भी आपको यह बताया था कि उसके दो नियम हैं। दो नियम कहने को वे नियम होंगे, लेकिन एग्जैक्ट में जो हमें डायग्राम में दिखाई देता है हमें केवल वही बात लिखनी है। ठीक है, ध्यान से सुनिए वे नियम क्या थे। कि सबसे पहले जैसे कि इसके अंदर जो किरण मैंने बताया था कि ये जेड और ये जेड डैश है, क्योंकि यहां पर क्या हो रहा होगा? अपवर्तन हो रहा होगा। अपवर्तन की कंडीशन ये थी कि दो माध्यम का होना जरूरी है। तो मैंने ऊपर एक माध्यम विरल माध्यम ले लिया जिसे सिंपल हमने वायु मान लिया, दूसरा माध्यम हमने सघन मान लिया जिसे सिंपल मैंने जल मान लिया। तो प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश कर रही होगी। जैसे ही प्रवेश करेगी तो ओ ए है, क्या है हमारी? आपतित किरण। मैंने बताया था कि जो किरण आ रही होगी यानी कि आने वाली किरण का नाम होगा आपतित किरण। समझ पा रही? अब जो ये सीधी जानी चाहिए थी लेकिन सीधी नहीं गई, क्योंकि विरल से किस में जा रही है? सघन में, तो अपने अभिलंब की ओर झुकेगी। अपन ये इसका अभिलंब हो गया, अभिलंब की क्या होगी? अभिलंब की ओर ही झुकेगी। तो ये जो यहाँ पे अभिलंब की ओर झुकी, यानी कि इसका नाम रख दो ए बी। तो ए बी हमारी क्या है? अपवर्तित किरण। ए बी क्या है हमारी? अपवर्तित किरण। ठीक है, ये क्या हो गया हमारा? ए एन अगर मैं आपसे कहूं तो तुम कहोगे आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब। आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब। ध्यान दीजिए, ये है आपतित किरण, ये है आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब, और ये है हमारी अपवर्तित किरण। ठीक है, अब अगर आपको ये डायग्राम पिछली वीडियो के अंदर क्लियर हो गया होगा तो ये नियम आपको समझने में बहुत आसानी से रहेगी। ध्यान से सुनना, ध्यान से देखिए कि ये अगर मैं इसे इस तरीके से बनाना चाहूं तो ये हमारी एक्स एक्सिस होती है कोऑर्डिनेट फॉर्म में, ये हमारी एक्स डैश अक्ष होती है, ऊपर की ओर हमारी वाई अक्ष होती है, और नीचे की ओर भी हमारा वाई एक्स होता है, लेकिन उसे वाई डैश मान लेते हैं। ये हो गया हमारा वाई डैश एक्स, ये हो गया हमारी सिंपल एक्स अक्ष। ये जो पूरा तल है यानी कि एक्स अक्ष के ऊपर वाला और एक्स अक्ष के नीचे वाला, इस तल को बोलते हैं हम, ये केवल एक ही तल होगा, सिंपल इसे बोलते हैं वाई तल। ठीक है, अगर मैं तुमसे इधर कहूं कि इधर क्या एक्स तल हो गया, इधर भी क्या हो गया हमारा? एक्स तल हो गया, तो ये सिंपल हो जाएगा एक्स तल। इसी बात का यूज हम इस डायग्राम के अंदर करेंगे और वही हमारे अपवर्तन के नियम बन जाएंगे। ध्यान से देखिए, अपवर्तित किरण वाई एक्स में है, अपवर्तक और सॉरी ये जो ए बिंदु पे खींचा गया अभिलंब है ये भी वाई एक्स के अनुदिश है, वाई तल में ही है। और दूसरा जो हमारा अपवर्तित किरण है मतलब ए बी, ये भी हमारी वाई तल के अंदर ही है। तो ध्यान से सुनना, पहली बात तो अपवर्तन के जैसे वहां पे दो नियम थे, यहाँ पे भी कितने नियम होंगे? दो नियम। तो अपवर्तन के कितने नियम? दो नियम। तो कितने होते हैं अपवर्तन के? दो नियम होते हैं। पहला नियम सुनना, क्या है कि पहला नियम क्या है? ध्यान से देखो, आपतित किरण, आपतित किरण, दूसरी का नाम बताओ जिसका अपवर्तन हुआ, उसका नाम क्या है? अपवर्तित किरण, जो विचलित हुई है अपवर्तित किरण। और जो पिछले वाली लाइन है तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब, आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब, आपतन बिंदु पर
खींचा गया अभिलंब। ध्यान से देखना, डायग्राम के अंदर तीनों एक ही तल में पड़ रहे हैं, तो इसका मतलब आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही तल में स्थित है, तीनों एक ही तल में स्थित है, एक ही तल में स्थित है। ध्यान से देखना, आपतित किरण, अपवर्तित किरण और आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों किसमें है जी? एक ही तल में स्थित है, अर्थात वाई तल के अंदर ही स्थित है। समझ पा रहे? आपतित किरण, अपवर्तित किरण और आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों क्या है? एक ही तल में स्थित है। यह है हमारा अपवर्तन का पहला नियम। ठीक बात। दूसरी बात समझ लीजिए, सेकंड वाला नियम क्या होता है? ये है आपतन कोण, डिनोट किससे करेंगे? आई से। और ये क्या है हमारा? अपवर्तन कोण। ये ध्यान रखना, ये थोड़ा सा परावर्तन के नियम से अलग है। तुम्हें क्या करना है? आपतन, ये है आपतन कोण। क्या है जी? आपतन कोण। आपतन कोण मतलब आई हो गया, आपतन कोण मतलब आई। इसकी आपको जया लेनी है, यानी कि आपतन कोण की जया। और जया को इंग्लिश में, जो हम मैथ की भाषा में पढ़ते हैं ना, उसे साइन बोला जाता है, साइन कॉस। समझ पा रहे? तो जया मतलब साइन। ठीक है? क्या मतलब जय के मतलब, ये जय हिंदी का वर्ड हो गया, इसे मैथ की भाषा में क्या बोलेंगे? साइन। ठीक है? और दूसरा जो हमारा अपवर्तन कोण है, अपवर्तन कोण, अपवर्तन कोण डिनोट किससे कर रहे हैं? आर से। इसकी जो जया होगी, जया मतलब साइन। तो ध्यान से सुनना, ये जो है हमारा, अगर मैं सिंपल एक बात में लिखना चाहूं, आपतन कोण की जया, आपतन कोण की जया मतलब साइन आई। दूसरा अपवर्तन कोण की जया मतलब होगा हमारा साइन आर से। ठीक है? लेकिन ध्यान रखना, इसकी लाइन के सामने जब हम नियम बताऊंगा तो आपको एक ध्यान रखना कि दो अलग अलग माध्यमों के लिए, क्योंकि माध्यम कैसे चाहिए? अलग अलग ही तो होने चाहिए, कि दो अलग अलग माध्यमों के लिए, दो अलग अलग माध्यमों के लिए, ये तुम्हें दिमाग में बैठा लेना है कि अपवर्तन के लिए कम से कम कितनी जरूरत पड़ेगी? दो माध्यमों की हमें जरूरत पड़ेगी। तो यानी कि इसे मिटा दूं अगर समझ में आ गई होगी बात तुम्हें। आपतन कोण की जाए मतलब साइन आई, और अपवर्तन कोण की जाए मतलब तुरंत दिमाग में लेगा क्या? साइन आर। ठीक है? ध्यान से सुनना, दो अलग अलग माध्यमों के लिए अगर मैं आपसे पूछूं, अब आपतन कोण की जाया, किसकी जाया? आपतन कोण की जाया, आपतन कोण की जया, आपतन कोण की जया क्या लिखोगे बताओ? इसे लिखना पड़ेगा हमें साइन आई। साइन मतलब जया और आई का मतलब है आपतन कोण। आपतन कोण की जया, और दूसरा क्या है इसमें? अपवर्तन कोण की जया, अपवर्तन कोण की जया, अपवर्तन कोण की जया, उसे बोलेंगे हम सिंपल कितना? साइन आर। इनका जो अनुपात होगा, का अनुपात एक नियतांक होता है। ध्यान से सुनना, ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, इससे न्यूमेरिकल काम आएंगे। न्यूमेरिकल में फॉर्मूला काम आएगा जो इसके अंदर बनेगा। का अनुपात एक नियतांक होता है। ध्यान रखना, इस नियम को एक साइंटिस्ट और थे जिन्होंने नियम बताई थी, ये बात प्रूफ करी थी, उसे बोलते हैं स्नेल। क्या बोलेंगे? स्नेल। तो ये जो सेकंड वाली बात होती है, इसे स्नेल का नियम भी कहते हैं, इसे स्नेल का नियम भी कहते हैं। अगर कोई पूछे सिंपल आपसे कि स्नेल का नियम क्या है, तो आप बोलोगे कि आपतन कोण, दो अलग अलग माध्यमों के लिए आपतन कोण की जया और अपवर्तन कोण की जया का अनुपात सदैव एक नियतांक होता है, इसे ही स्नेल का नियम कहते हैं। सिंपल, अगर मैं तुमसे कहूं कि साइन आई मतलब आपतन कोण की जया, और ये क्या हो जाएगा हमारा? साइन आई मतलब आपतन कोण की जया, और साइन आर मतलब अपवर्तन कोण की जया का अनुपात सदैव एक नियतांक होता है, यानी कि n से डिनोट करेंगे, और n का मतलब होगा एक नियतांक। लेकिन ध्यान रखना, नियतांक एक ऐसी संख्या होती है जिसका कोई मात्रक नहीं होगा, नियत अंक। ठीक है? एक फिक्स नंबर। तो इसे ही क्या बोल देंगे? स्नेल का नियम, यानी कि स्नेल्स लॉ,
स्नेल्स लॉ। ठीक है, फिर से समझ लीजिए, दो अलग अलग माध्यमों के लिए आपतन कोण की जाया साइन आई और अपवर्तन कोण की जाया साइन आर का अनुपात सदैव एक नियतांक होता है, जिसे स्नेल का नियम कहते हैं। अब ध्यान से सुनना, ये जो n दिया ना, ये बड़ी अच्छी चीज है। अभी मैंने आपको बताया था कि माध्यम अलग अलग होते हैं, मतलब एक सघन और दूसरा क्या होगा हमारा विरल। तो ये जो n होता है, इस n को बोलते हैं माध्यम का अपवर्तनांक। क्या बोलेंगे, इस n का मतलब क्या होगा हमारा माध्यम का अपवर्तनांक। ठीक है, अगर इतनी बात समझ में आ गई होगी, एक बार इसे नोट कर लीजिए, फिर थोड़ा सा मैं आगे लेके चल रहा हूं। चलिए ध्यान दीजिए, मैंने क्या बताया, मैंने सेकंड वाले नियम में ये बताया कि जो दो अलग अलग माध्यमों के लिए आपतन कोण की जाया साइन आई, अपवर्तन कोण की जाया साइन आर का अनुपात सदैव एक नियतांक होता है। मतलब अगर इसे मैथ की भाषा में हम लिखना चाहें तो साइन आई अपॉन में साइन आर, इसका अनुपात सदैव एक नियतांक होता है। इसका n का मतलब क्या होता है, इसे बोलेंगे माध्यम का अपवर्तनांक। क्या बोलेंगे, माध्यम का अपवर्तनांक, माध्यम का अपवर्तनांक। अगर ध्यान से देखो इस वर्ड को, अपवर्तनांक को, इसमें अपवर्तन प्लस अंक छुपा हुआ। अगर हम इसका संधि विच्छेद करें, यानी कि अपवर्तन कम होगा या ज्यादा होगा, वो डिपेंड करता है इस n पर। ठीक है, जैसे मैंने तुमसे कहा कि अगर एक माध्यम है जिसके लिए n की वैल्यू 1 है, यानी कि उसका अपवर्तनांक कितना है 1, और दूसरा मैंने माध्यम सिंपल ले लिया जिसका अपवर्तनांक है 3, मैंने ऐसे मान लिया अपनी तरफ से। तो ध्यान से देखना, अगर जिसकी वैल्यू कम होगी तो उसे समझ लेना कि वो विरल माध्यम होगा। ठीक है, और जिसकी वैल्यू ज्यादा होगी वो हमारे इस n के हिसाब से सघन माध्यम होगा। यानी कि ये जो स्नेल के नियम था ना, इसने सही मायने में किसके बारे में बताया कि ये तो हमें वायु और जल के अंदर तो पता लग गया कि कौन हल्का है कौन भारी है, लेकिन अगर मान लो मैं सेम सेम ले दूं कि अगर मान लीजिए दो सिंपल अलग अलग कांच की बनी हुई प्लेट है तो कांच ही कांच, लेकिन हमें कैसा पता लगेगा कि कौन सघन है कौन विरल है, तो डिफाइन किससे करेंगे हम, अपवर्तनांक से करेंगे, इस n की वैल्यू से करेंगे। ठीक है, तो इस वीडियो के अंदर हमने क्या चीज सीखी कि सबसे पहले आपतित किरण, अपवर्तित किरण और आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब, तीनों किसमें होते हैं, एक ही तल में स्थित होते हैं। दूसरा क्या था कि आपतन कोण, दो अलग अलग माध्यमों के लिए आपतन कोण की जाया अपवर्तन कोण की जाया, मतलब साइन आई अपॉन में साइन आर का अनुपात सदैव क्या होता है, नियतांक होता है। एक नियतांक होता है जिसे डिनोट करेंगे n से। n का मतलब यहाँ पे साइन आई अपॉन में साइन आर इक्वल टू n, n मतलब माध्यम का अपवर्तनांक, और इसी फॉर्मूले को कहते हैं, इसी नियम को कहते हैं स्नेल का नियम। आई होप आपको टॉपिक समझ में आ गया होगा, लेकिन अगर फिर भी अगर आपको कोई डाउट रह जाता है तो आप वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। ठीक है, अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आपकी उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा। थैंक यू।